नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। पाकिस्तान का बढ़ता तिजारती खसारा, इसकी वजूहात में काफ़ी दफ़ा बयान कर चुका हूं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि मसला दरअसल है क्या। इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स की। प्रॉब्लम यह है कि एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज़ नहीं हो रही, स्टेगनेट कर रही हैं। कुछ ये आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी वॉल्यूम बढ़ गया, कोई कहता है जी वैल्यू का वही है, कुछ इस तरह की डिबेट करते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने जज किया है वो ये है कि पाकिस्तान की पैदावार इतनी नहीं है। जब प्रोडक्शन सरप्लस नहीं होगा तो फिर भेजेंगे कहाँ और क्या बेचेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हमें जो है वो बेगाना बनाने की कोशिश की गई है कि हम वसाइल से माला माल हैं, जिसकी वजह से कौम मुकम्मल तौर पे गुमराह हो चुकी है। और गुमराह हो जाने के बाद इंसान का मसला ये होता है कि मजनू से किसी ने पूछा कि लैला तो सादी शक्ल की है, तो उसने कहा लगती तो मुझे अच्छी है, मैं उसके मोहब्बत में जुनून में आ चुका हूँ, अब मुझे कोई परवाह नहीं कि वो कैसी दिखती है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की वसाइल की भी सूरत हाल है। पाकिस्तान के पास वसाइल हैं नहीं, लेकिन हमें पाक स्टडीज़ की किताब ने मजनू बना दिया है। अब मजनू बनने के बाद लैला कैसी भी हो, हमने ज़िद करने हैं कि बस लैला सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छी है, सबसे हसीन है। यही प्रॉब्लम हमें जो है हमारी तरक्की के आगे, पाकिस्तान की तरक्की के आड़े आ रही है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इंपोर्ट्स के ऊपर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जितने ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पता नहीं उनको औरतों के मेकअप और कुत्तों के खाने से ऑब्सेशन है। जब भी वो आते हैं कहते हैं कुत्तों का खाना, कुत्तों का खाना। मान लिया पाकिस्तान में कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके ये माने तो नहीं कि अब उनका खाना बंद करवा दें। और दूसरा ये कि औरतों का मेकअप, उसके ऊपर बात करने के अलावा और कुछ बात नहीं होती। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स दुकानों में पड़ी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स चंद $100 मिलियन की भी नहीं होगी। अगर मैं आपको एग्जेजरेट करके भी बताऊं, पाकिस्तान का बुनियादी मसला फ्यूल ऑयल का है, मादनी तेल का है और एडिबल ऑयल का है, खुर्दनी तेल का है। पाकिस्तानी चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन जाग फिर भी नहीं आती। यस, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ टी, लेकिन हम ना तो चौकन्ना हैं और ना हम जागे हुए हैं। मसला कुछ और है। मसला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल हैं। मियाँ जाहिद हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, मुतहर्रिक ताजिर रहनुमा भी हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जनाब। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, असल में मसला ये है कि अगर तशख़ीस सही से हो जाए तो इलाज अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर तशख़ीस ही गलत हो तो फिर इलाज किसी और चीज़ का शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान का बुनियादी मसला ही यही है कि जिस बीमारी की तशख़ीस की गई है वो पाकिस्तान को है ही नहीं, और जो हकीकी बीमारी है उसका इलाज करने में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये मईशत की बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। अब बात यह है कि तशख़ीस की आपने बात की, तो हम जिस दुनिया में रहते हैं और हम सुनते हैं कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। जी बिल्कुल। तो अगर हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो इसका मतलब यह है कि ये तशख़ीस करना भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि हमारे मसाइल हैं क्या और उसका हल क्या है। पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपकी अर्निंग कम है, तो फिर जो क्राइसिस हमारे यहाँ है, यही क्राइसिस ये चलता रहेगा। और ये क्राइसिस हम देख ही रहे हैं काफ़ी अर्से से। अब क्या है जी हमारी आमदनी। अच्छा, अब आमदनी की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके से है, एक एक्सपोर्ट की शक्ल में है, एक रेवेन्यू की शक्ल में। एक्सपोर्ट की अभी पहले हम बात कर लेते हैं, कर लें, क्योंकि अभी IMF और जो डॉलर का क्राइसिस और ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसमें अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि मेन रीज़न वहाँ से आती है, एक्सपोर्ट में से प्रॉब्लम आती है। एक्सपोर्ट इस साल हमारी स्टैगनेंट तो नहीं कहना चाहिए, कदरे बढ़ेगी। वो तकरीबन समझ लें कोई 28-30 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी इस साल, क्योंकि 25% की इंक्रीज़ चल रही है। और हमारा जो गवर्नर स्टेट बैंक की मेहरबानी से जो टर्फ स्कीम थी, तो उसकी वजह से भी तकरीबन कोई 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है टेक्सटाइल सेक्टर में मोस्टली। तो उसकी वजह से भी हमारे कुछ यूनिट नए लगेंगे, एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएगी। तो तकरीबन यूँ समझ लें कि कोई 28-30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी हो जाएगी इस साल इंशाल्लाह। अब उसके अगेंस्ट हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो इस साल कोई 75 अरब डॉलर की होने जा रही है, जो ऑल टाइम हाई है। अब 75 अरब डॉलर में से अगर आप 30 अरब डॉलर भी एक्सपोर्ट मान लें,
तो बाकी आपको 45 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट होगा। और ये जो 45 अरब डॉलर पिछले महीनों के जो फिगर्स आ रहे हैं जी हाँ, वो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि तकरीबन 45 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा। अब 45 अरब डॉलर का अगर ट्रेड डेफिसिट है तो उसमें 30-32 अरब के लगभग हमें जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेज आएंगी। 2-1 अरब डॉलर हमें आ जाएगा इधर से जो रोशन डिजिटल अकाउंट है। तो 30 और 2 32 33 34 अरब डॉलर ये आ जाएंगे। तो 12 14 15 अरब डॉलर का हमें तकरीबन नेट खसारा होगा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब ये जो डेफिसिट है ज़ाहिर है कि ये 10 12 15 अरब डॉलर का जो खसारा है, तो इसके लिए अब प्रॉब्लम ये है कि ये खसारा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब IMF के पास जब हम जाते हैं इस खसारे के लिए फंडिंग लेने के लिए, तो IMF शराइत लगा देती है, और वो शराइत जो है वो यकीनन हमारे लोगों को तकलीफ दें, आम गरीब आदमी के लिए। उसमें डॉलर की कीमत का बढ़ना भी शामिल है क्या? लेकिन मियां जाहिद साहब, यहाँ पर मैं ज़रा आपको एक लुकमा देना चाहूँगा। मसला ये है कि ये जो आपने तखमीना लगाया, ज़ाहिर बात है आपके पास इसके लिए आपने टूल्स और रिसर्च की होगी, लेकिन इसको कम करने में औरतों का मेकअप और कुत्तों का खाना और बाहर न्यूजीलैंड के सेब, ये मुझे समझ में नहीं आई। ये बहुत ही, जो मैंने अभी स्टडी किया, आपकी स्टडी शायद मुझसे ज़्यादा हो, जो मैंने स्टडी किया ये जिसे हम नॉन इसेंशियल कह रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ नॉन इसेंशियल नहीं होती दुनिया में, ये इसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड एग्जिस्ट करती है तो ये चीज़ आती है, लेकिन इसका तखमीना बहुत कम है मियां जाहिद साहब। इट इज़ फ्यू 100 मिलियन लेस। ये मैं आपको एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, अगर आप और भी मिला लें। जी जी, कुछ मिलियन डॉलर है। हाँ। तो इतना बहुत बड़ा फिगर नहीं है, कुछ मिलियन डॉलर है। और इसी तो ब्यूरोक्रेट और ये हमारे बिजनेसमैन टीवी पे आके क्यों बोलते हैं कि कुत्तों का खाना, औरतों का मेकअप, न्यूजीलैंड के सेब, चाइना का फला, इसका तो बहुत ही छोटा वॉल्यूम है। तो अगर लेट्स बी प्रैक्टिकल सर। अगर आप इस बात पे जाएं, शौकत तरीन साहब की जो गालबन महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको ज़हन में अगर आप रखें, तो उन्होंने कहा जी हमें एहसास नहीं हुआ कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं और हम बर वक्त उसको चेक नहीं कर सके। अगर हम चेक करते तो 1 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हम कम कर लेते, जो उसके बाद फिर उन्होंने गाड़ियों के ऊपर कुछ उन्होंने वो लगाए थे, सैंक्शन वगैरह लगाई थी। तो वो मकसद ये है कि अगर आप इन चीज़ों को चेक नहीं करते और आपको एहसास नहीं होता, पता ही नहीं चलता, पता नहीं मिनिस्ट्रियों में अफसरान क्या कर रहे होते हैं जो वज़ीर ख़जाना को बर वक्त इस चीज़ की रिपोर्ट नहीं देते, या मिनिस्टर कॉमर्स को इसकी बर वक्त रिपोर्ट नहीं देते, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। खैर, तो बात यह है कि अगर हमारे पास 12-15 अरब डॉलर का हमारे पास नेट खसारा होगा, तो उसके लिए जब हम IMF के पास जाते हैं तो IMF की कंडीशनैलिटीज़ आती हैं। वो कहते हैं जी इंपोर्ट कम करो, वो कहते हैं डॉलर की प्राइस को बढ़ने दो, वो कहते हैं जी आप बिजली के ऊपर 5-5.5 रुपये और लगाएं, वो कहते हैं कि जी आप इसमें 600 अरब रुपया जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगाएं, वो साथ में ये कहते हैं कि 600 अरब रुपये के आप रेवेन्यू बढ़ाएं, यानी FPR के रेवेन्यूज़। अब ये जो पूरा पैकेज है, जो भी वज़ीर ख़जाना ने अभी कल परसों बताया कि जी हमने उनके साथ बड़ी फ़ाइट की और हमने ये पूरी बातें नहीं मानी और अपनी बातें भी मनवाई हैं। तो आप 600 अरब वो कह रहे हैं पेट्रोलियम लेवी, आप 400 पे मान गए होंगे, ठीक है ना। वो 800 कह रहे होंगे, शायद आप 600 पे मान गए होंगे, ठीक है। वो अगर बिजली का बिल 5.5 रुपये यूनिट कह रहे होंगे तो आप शायद 4 रुपये पे मान गए होंगे, और ये भी किस्तों में होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारी बातें ये तो JS की लेन देन वाली बात हो गई कि वो कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा निगोशिएट किया, लेकिन फतेह हमेशा लड़के वालों की होती है। एग्जैक्टली, जाहिर है कि जी अब हमारे पास कोई चॉइस है नहीं। अगर हम अपनी, उन्होंने बड़ी गाड़ी मांगी थी, हमने छोटी गाड़ी मनवा ली। लेकिन मैं आपको एक मैं एक बात कहूंगा आपसे, देखिए मैं आपकी सॉरी बात काट जी काटें। जो असल इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? ये सारी बातें तो समरी मैंने आपको बता दी, सबको पता है, मान ली, ठीक है। जो लोग जानते हैं उन्हें सब इन फिगर्स का पता है। असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि आप गैस मंगाने की कोशिश करने के बावजूद गैस मंगा नहीं पाए। आपने 14 पार्सल मंगाने थे, 14 की बजाय आप 11 पे आए, 11 से अब एक और उसमें से निकल गया तो 10 पे आए। तो आप 14 का 10 पे परसेंटेज अगर आप निकाल लें तो मेरे ख्याल में 30% के करीब आप गैस की आप नहीं मंगा पाए, ठीक है। अब उसके नतीजे में जो इतना शदीद बहरान कंटिन्यू है, आज से शुरू हो गया, तो ये सर्दियों में जो गैस की आपके पास एक्यूट शॉर्टेज होगी, वो आप इसके मजीद भी तफसील आपसे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने रेस किया कि पाकिस्तान के अंदर गैस की शॉर्टेज हो रही है या होने वाली है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। मियां जाहिद हुसैन साहब के साथ बात हो रही। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने निशानदेही की है कि बहुत बड़ा गैस बहरान आने वाला है। उसकी वजह ये है कि गैस के जो तरसील के मामलात हैं वो पहले सेटल नहीं हुए। उसके कुछ इश्यूज इन्होंने बताए हैं। इट्स अ सप्लाई चेन इशू जो मैंने अंडरस्टैंड किया। इट इज़ अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। जी इसको सर एलाबोरेट करें फिर हम वापस आते हैं। तो बात यह है कि गैस का इनको पता था कि हमें 14 पार्सल चाहिए। इन्होंने उसके लिए बर वक्त कोशिश नहीं की, टेंडरिंग नहीं की, और टेंडरिंग अगर की तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए। बहरहाल हुआ ये कि जी नट शेल के जी वो गैस आपने 11 या 12 पे लॉक की, और वो 11 या 12 भी नहीं हुए, अब 10 रह गए। उसमें कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई जिससे आपने ये टेंडर किए थे। अब बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या निशानदेही करती हैं। मैं असल में केस ये बना रहा हूँ कि महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना भी हो सकता है, लोकल फिनोमेना भी हो सकता है। ठीक है, मिस गवर्नेंस भी हो सकती है, जैसे मैं उधर जा रहा हूँ। अब बात यह है कि अगर आपका लोकल फिनोमेना है तो आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इसलिए आपकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी। इंटरनेशनल महंगाई जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है कि इंटरनेशनल महंगाई भी है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल महंगाई अपनी जगह, उसके बाद जो मिस गवर्नेंस है या लैक ऑफ गवर्नेंस है या बैड गवर्नेंस है, उसको किस अकाउंट में डालेंगे। अब बात यह है कि ठीक है, महंगाई का मुकाबला करने के लिए आपको इनकम चाहिए। अच्छा, इनकम का जहाँ तक ताल्लुक है वो हो नहीं रही। इनकम आपने अगर 14 पार्सल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोड्यूस प्रॉपर होती, आपकी एक्सपोर्ट्स प्रॉपर होती, और आपको जो महंगाई है इंटरनेशनल उसका ही सामना करना पड़ता, मजीद ना होता। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एक तरफ से महंगाई, दूसरी तरफ से इनकम की किल्लत, इनकम को सुकेड़ना या इनकम को श्रिंक करना। तो अब आपको इसका मतलब है कि आप दो तरफ से मार खा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो आटे का हो, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, ये बड़े बड़े क्राइसिस हैं। ये जो क्राइसिस हैं इनकी ये दो चंद हुए हैं, ये एग्जैजरेट हुए हैं, ये इन्फ्लेट हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब बर वक्त आप डिसीजन नहीं करेंगे और फोरसी नहीं करेंगे चीज़ों को, और जब पानी सर पे आ जाएगा तो फिर उसके लिए कोई उपाय तलाश करना शुरू करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वक्त जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, चीनी आप देखिए रोज जंपे लगा रही है। कल प्राइम मिनिस्टर ने जिस पैकेज का ऐलान किया और शाम को 53 रुपये घी की कीमत बढ़ गई और 65 रुपये ऑयल की कीमत बढ़ गई शाम को। ठीक है, 65 रुपये लीटर। इन कॉन्ट्रडिक्शन आप कह रहे हैं। इन कॉन्ट्रडिक्शन। बात यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि भाई ये चीज़ें होने जा रही हैं मार्केट में? प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि मैं जिस पैकेज का ऐलान करने जा रहा हूँ 120 अरब रुपए का, अब उसमें कह रहे हैं जी 2 करोड़ लोगों के लिए। अब 2 करोड़ लोगों के लिए 120 अरब रुपया, और 2 करोड़ लोग जो हैं, अगर वो 4 बंदों की फैमिली हो तो 8 करोड़ लोग हो गए, तो ये तकरीबन 200 रुपये मेरे ख्याल में पर हेड उसको मिलेगा। अब एक तरफ आप महंगाई को देख लीजिए जिसमें पेट्रोल है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कल कहा कि पेट्रोलियम की कीमत और बढ़ेगी, गैस की कीमत और बढ़ेगी, गैस की किल्लत होने जा रही है, दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर आप अकाउंट फॉर करें तो एक आदमी इस वक्त जो 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसके घर बिजली का बिल आ रहा है 7-8 हज़ार रुपये, वो बिल कहाँ से पे कर सकता है? फिर उसको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, बच्चों को पढ़ाना के इश्यूज़ हैं, फिर उसने किचन चलाना है, ये किस तरीके से मैनेजेबल है? अच्छा चलिए, मैं छोटा सा फिर से डिस्कोर्स आपके साथ करता हूँ, क्योंकि आप अहम रहनुमाओं से मुल्क के मिलते भी रहते हैं, आम शख्सियात से आपकी मुलाकात भी होती रहती है। देखिए, अगर ये आपने जैसे तखमीना लगाया 15 अरब डॉलर का, इस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले तवानाई का मसला हल करना है। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ चलती हैं ये ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, अब दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी आ गई, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ गई। 0 मीटर हाइब्रिड गाड़ियाँ अगर बाहर से आएंगी तो फ्यूल की बचत का बायस बनेंगी। वो अलाउ नहीं की गई। गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, लेकिन आपको पता होगा वो गाड़ियाँ स्कीमों के तहत और सिस्टम्स के तहत आ रही हैं जो कि पहले इस्टेब्लिश किए गए थे। ग्रीन ब्राउन, मुझे नहीं पता, बहुत तफसीलात हैं उसकी। फोकस इस पर होना चाहिए कि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाई जाए। परहैप्स, मैं नहीं बड़ा बोलता, परहैप्स यू विल बी एबल टू सेव बिलियंस ऑफ डॉलर्स। दूसरी चीज़, आपने ईंधन तेल की बात की। ईंधन तेल की जब बात हुई तो सर देखें, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाते हैं तो पावर सेविंग प्रोडक्ट सारी दुनिया के अंदर मिलती हैं। आप टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान? आप देखें सर, हमारे यहाँ ग्रिड जो है उसमें से वेस्टेज बहुत है।
तो सोलर टेक्नोलॉजी को फ्री किया जाए, मतलब टैक्स फ्री किया जाए, हमारे यहाँ बैटरीज जो हैं लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जाए, और अगर बाहर से कोई मंगवा रहा है एफिशिएंट बैटरीज, आपको पता होगा नई टेक्नोलॉजी आ गई लिथियम वगैरह, उसको इंकरेज किया जाए। आप तो हमेशा टेक्नोलॉजी के हक में बात करते हैं, और स्मार्ट ग्रिड की तरफ जाएं। आप आईटी की बात करते हैं, कहते हैं आईटी पे बात हो, हमारे मुल्क में स्मार्ट ग्रिड नहीं है, स्मार्ट होम नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि तवानाई के शोबे के जरिए हम बिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर लें। बाकी तो और देखें जो भी है हम कट कॉर्नर्स करते हैं, लेकिन ये मेरी तजवीज़ थी, पता नहीं आप इसके ऊपर क्या राय रखते हो। देखिए, पाकिस्तान में होम ही नहीं है तो स्मार्ट होम कहाँ से होंगे? आप देखिए ना, हमारे पास गालबन कुछ फ्यू लैक्स लोग होंगे कि जो प्रॉपर हाउसिंग, जो खुशहाल हैं, जिनके पास प्रॉपर हाउसिंग है, जो स्मार्ट होम्स की तरफ जा सकते हैं, जो घरों में स्मार्ट चीज़ें लगा सकते हैं कि वो स्मार्ट वे में काम करें। कुछ फ्यू होंगे, मतलब चंद लाख। स्मार्ट ग्रिड ही लगा लें, चल स्मार्ट ग्रिड भी नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है तो चंद लाख लोग होंगे पाकिस्तान में जो इस किस्म की चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी लोग जो हैं गरीब गुरबा बेचारे, वो किस हाल में रह रहे हैं, किस सूरत हाल में अपने गुजर बसर कर रहे हैं। ज़मीन पे वो सोते हैं, पंखा चलाने के लिए पैसे नहीं उनके पास, वो एसी फ्रिज टीवी वो कहाँ से लेके आएंगे। अब इस वक्त बात यह है कि गुर्बत जो है वो हमारे यहाँ एक सतह से और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब गुर्बत को हम कैसे कंट्रोल कर सकते सर, हैं? एक मशवरा और छोटा सा आपके लिए, क्योंकि देखें आप ही समझ सकते हैं, बाकी हमारे ताजिर सनतकारों में लोग हैं जो समझ सके। सर, डे लाइट सेविंग का काफ़ी अरसे से वेस्ट वाले बोल रहे हैं, तजवीज़ कर रहे हैं, मुझे ज़िद नहीं समझ में आ रही। सर देखें, आजकल सर्दियाँ हैं, मगरिब का टाइम फ़र्क, वो सॉरी मगरिब का टाइम भी फ़र्क है, फजर का टाइम भी फ़र्क है, 5:45 बजे मगरिब हो रही है जी। तो अब इस हिसाब से सर थोड़ा डे को एडजस्ट कर लें, क्या बुराई इसके अंदर? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ज़िद क्या है। और गर्मियों के अंदर सर पाकिस्तान बड़ी लकी कंट्री है, हमारे पास इतनी सनशाइन है, तो दुनिया भर में एनर्जी सेविंग हो रही है, गोरों की हम मिसालें देते हैं, हम क्यों जिद पे आए हुए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बहुत ऊंचे जा रहे हैं इस वक्त। आज आप ग्राउंड पे आ जाएं, जरा बात को समझ लें। मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, आप यहाँ बैठे हैं इस वक्त कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है? आप अपनी टीम भेज दीजिए, अभी इस वक्त गालबन 1-2 बजे का टाइम है, ठीक है? आप अपनी टीम को भेज दीजिए, वो जाके पूरे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का सर्वे करके आ जाए। 8-10 किलोमीटर का इलाका है, ठीक है? आपको हर फैक्ट्री के बाहर सर्च लाइट जलती हुई मिलेगी इस वक्त दोपहर को 1-1:30 बजे, ठीक है? आप सुबह डिफेंस में निकले 10 बजे, आपको हर बंगले के बाहर जो है, जो उनकी गेट के ऊपर लाइट्स होती हैं और पोर्च के ऊपर जो लाइट्स होती हैं वो जलती हुई मिलेंगी। तमाम बंगलों की आपको, यानी 90% आपको बंगलों की लाइटें जलती मिलेंगी सुबह 10-11 बजे तक। और आपको ये जो सर्च लाइट्स हैं फैक्ट्रियों के बाहर लगी हुई होती हैं, ये 24 घंटे चल रही हैं, ये दिन भी चल रही हैं, रात को भी चल रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कितनी बिजली ज़ाया कर रहे हैं। कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। एक पान की दुकान पे आप देख लीजिए, उसके 25 बल्ब लगे हुए होंगे, ठीक है? अब बात यह है कि ये हम, और पेट्रोल पंपों पे बिजली कहाँ से ले रहा होगा वो ये भी बता देना। बिजली भी कहाँ से ले रहा होगा? पेट्रोल पंपों पे आप जाइए, तो जहाँ से भी ले रहा हो ज़ाया तो कर रहा है ना। पंजाब में आप जाइए, पेट्रोल पंपों के आप ऊपर आप जाइए, तो आप रात के वक्त आप देखेंगे कि उसके ऊपर 500-500 बल्ब जल रहे होंगे। सर, मैंने एक चीज़ देखी वेस्ट में, आपने भी देखी होगी, कि लूमन्स तक मॉनिटर हो रहे होते हैं लाइट के, कि जो रोशनी बढ़ती जाती है तो लूमेन भी बढ़ते हैं। जैसे हमारे फोन जो है इसमें भी ये सिस्टम लगा हुआ है कि आंखों के और रोशनी के हिसाब से, सही कह रहा हूँ ना? ऑटो एडजस्ट। तो सर ये चीज़ें सर करना ज़रूरी है। आपने जो बात की, मैं छोटी सी बात करता हूँ। देखिए, इसकी वजह से मुल्क के अंदर एक ट्रेंड है, मैं दीनी मजहबी बात तो नहीं कर रहा, उस पर वही लोग बात करेंगे। फजर का टाइम ऐसा होता है जहाँ पर जागना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि वो गर्मियों के अंदर हमारे यहाँ पता होगा 4 बजे का टाइम या उससे भी पहले हो जाती कभी कभी। तो अगर ये डे लाइट सेविंग हो जाए ना, तो फिर ये फजर पढ़ के सोना फिर जागना, ये वाला भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है पाकिस्तान के अंदर। सेविंग की तरफ जाएं ताकि आपका दिन तब शुरू हो जब सूरज निकलने वाला हो। यकीन करें इस के अंदर काफ़ी एनर्जी सेविंग हो जाएगी इसकी वजह से। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। मियाँ जाहिद हुसैन साहब के साथ बात हो रही है। इनके तवस्सुस से मैं भी बात करना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है मैं भी इनको चंद आइडियाज़ वगैरह। सर एक चीज़ और, आप बड़े, मैंने देखा है थोड़े आज़ाद जहन खुले जहन के शख्स हैं,
सर ये हमारा मुल्क जो है एडिबल ऑयल की कंजम्पशन के अंदर चैंपियन है। बाकी चीज़ों के अंदर हम कोई काम करें नहीं करें, चीज़ें तल के हम ज़रूर खाते हैं तेल में। सब्जियां चीखती हैं हमें छोड़ दो, लेकिन हम पूरा भूनते हैं उनको तेल में। मसला ये है कि आप मुझे ये समझाएं कि कैन वी नॉट इंडिजिनसली प्रोड्यूस एडिबल ऑयल? व्हाट इज द हर्डल? वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लोग कैनोला से भी ऑयल बना रहे हैं, कार्नल भी बना रहे हैं, और भी मुख्तलिफ सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं हम वही ऑयल मंगाएंगे जो हमारे तिजारती खसारे को बढ़ाएगा। समझ नहीं आ रही। पाम ऑयल ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, बात यह है, ये गुज़श्ता 20-25 साल से पाकिस्तान में कैनोला की काश्त की गई। फिर अब आपने देखा होगा भी जैतून की जो काश्त है, ये अब KPK में खासा बड़ा एरिया है जहाँ पे जैतून की काश्त हो रही है, और अब उसमें से वो वैल्यू ऐड करके उसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी भी हो रही है। तो ये चीज़ें जो है, इसमें हमें बड़ी स्विफ्टली इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को अगर हम काम करें तो जैसे भी आपने खुद कहा कि हमारा जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए अभी तक सर। उसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। हाँ। जो इसमें पाम ऑयल की इंपोर्ट में जिस तरीके से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो चाहते हैं कि भाई इस तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसियों का टिल्ट जो है वो इस तरफ ना हो। लेकिन अगेन वही बात है कि हमारा रिसर्च, R&D और गवर्नमेंट की सारी तरजीहात जो हैं वो इस तरफ होनी चाहिए। असल में बात यह है कि हम फायर फाइटिंग करते रहते हैं। हम लोग कोई सही काम करने की तरफ हमारे पास टाइम है नहीं, क्योंकि हर वक्त तो हमें यही देखना है कि अभी आप देखेंगे टीवी के ऊपर पट्टी चल रही है कि कल जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि 53 रुपये घी की कीमत और 65 रुपये ऑयल की कीमत बढ़ा दी गई, वो नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। अब बात यह है कि वो नोटिफिकेशन इशू कैसे हुआ था, और इशू हुआ तो मनसूख कैसे हुआ। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं फायर फाइटिंग। मैंने अभी गैस की बात की, 14 हमें पार्सल चाहिए थे, हमारा 11 के ऊपर बात हुई, उसमें से भी एक स्लिप कर गया। तो बात यह है, ये सब चीज़ें जो है फायर फाइटिंग है। जब हम काम बर वक्त करते नहीं हैं तो हम फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं। तो हम ये क्यों नहीं करते कि हम पाम ऑयल के लिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम कैनोला के और बढ़ाएं, यहाँ पे हम और जितने भी तेल हैं उन सब की काश्त यहाँ पे बढ़ाएं, लोगों को इंसेंटिव दें। जितने पैसे हम पाम ऑयल की इंपोर्ट पे खर्च करते हैं वो इधर करें। एक और अभी आपने बात की थी, वो मिस हो गई गुफ्तगू के दौरान, कि हाइब्रिड गाड़ी। अब इलेक्ट्रिक कार्स का जो है पूरी दुनिया में अब इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, ठीक है। अब कहते ये हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये अगले 8-10 साल में ये सब फेज आउट हो जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे ये जितने पेट्रोल पंप्स हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा। पेट्रोल पंप्स खत्म हो जाएंगे, गाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जब फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, इसका यूज़, इसका कंजम्पशन ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि लोग जो है अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, अपनी सारी गाड़ियों को उस पर वो स्विच कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास जो है विंड कॉरिडोर हमारे पास मौजूद है, हमारे पास अबंडेंट सूरज मौजूद है, हम उसके ऊपर सोलर पे जा सकते हैं। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए और यस्टरडे बेसिस के ऊपर जाना चाहिए। और हम जो है कोई हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग लैक ऑफ विजन। अच्छा, फिर ये कि हमारे यहाँ जो नए यूनिट्स लग रहे हैं यहाँ पे कार बनाने के, वो भी सारे उसके ऊपर कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर लग रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? और फिर ये कि हमारे यहाँ which will by the way require a more superior quality of oil, as I can put it, because I have been told that the conventional oil that is available to us for regular cars is not good enough for them. उनको भी वही जिसे आप हाई ऑक्टेन कह सकते हैं या जो कह सकते हैं, राइट? Am I correct? So it would be more expensive if we buy refined. तो ये सिंपल सी बात है, it will cost us more. तो सर मुझे बताएं इसमें कॉमन सेंस क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान में इस वक्त रिफाइनरीज की पॉलिसी बन रही है कि पाकिस्तान में जो नई रिफाइनरीज लगेंगी उनको क्या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनकी क्या पॉलिसी होगी, किस तरह होगी। यानी उस चीज़ के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और गुज़श्ता 2-3 साल से वो पॉलिसी पेंडिंग है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी या जो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होने जा रही है, हम उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं जो 8-10 साल। अच्छा, रिफाइनरीज आज हम लगाने जाएंगे जो नई, वो 2-3-4 साल में रिफाइनरी बन के तैयार होगी। एम एक्चुअली